हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड हम करने जा रहे हैं यूनिट 8 द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम्स हो चुके हैं और जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि एग्जाम एचआरएम का एग्जाम इतना जल्दी हो जाएगा, लेबर वेलफेयर का। बट ये हो गया। जिन जिन का पेपर हो चुका है उनको आइडिया लग गया होगा कि उनकी परफॉर्मेंस क्या थी, उनकी तैयारी कैसी थी, क्योंकि पहले से ही हमें हमें ये पता था कि एग्जाम की डेट कभी भी आ सकती है और किसी का भी एग्जाम आ सकता है। बट एचआरएम के लिए स्पेशली ये प्रिडिक्शन था कि हमेशा वो, क्योंकि हमेशा लास्ट में करवाता है एनटीए उनका एग्जाम एचआरएम का। पहले लैंग्वेजेस का फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है, मतलब फर्स्ट फेज में होता है, यू कैन से। बट एचआरएम का भी हो गया, तो वो स्टूडेंट जो कि एचआरएम के लिए अपियर किए यूजीसी नेट के एग्जाम में, उनके थोड़ा सा रहा होगा कि कहीं कहीं न कहीं वो सेफ जोन में चल रहे होंगे। बट उनका एग्जाम हो गया। अभी फिलहाल एग्जाम हो चुका है और सबको अपनी परफॉर्मेंस का अंदाजा लग चुका होगा कि किसका पेपर कैसा गया है और वो क्या स्कोर कर सकते हैं। बाकी की चीजें रिजल्ट के ऊपर होती हैं, क्योंकि कभी कभी लगता है हमें कि हमने परफॉर्मेंस अच्छी दी है, हमारा स्कोर अच्छा जाएगा, बट हम फेल हो जाते हैं, राइट। हमारे फेल इन द सेंस कि हम अपने जो हमारी प्रोडक्शन होती है उसमें फेल हो जाते हैं, हम जो करते हैं उसमें फेल हो जाते हैं। तो लेट्स कीप ऑल द थिंग्स ऑन रिजल्ट, कि आपको सिर्फ आपने अपना काम कर दिया, रिजल्ट का वेट करिए और एनालिसिस करिए कि कहाँ पर आपने लैक किया, किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, उन क्वेश्चंस में आप कितने स्ट्रांग थे, कितने वीक थे। अपना खुद का एनालिसिस करिए और इसके बाद अपने सब्जेक्ट का एनालिसिस करिए कि कहाँ पर क्या पढ़ना है, कितनी मेहनत की जरूरत है और क्या डेप्थ है पढ़ाई की, क्या डेप्थ होनी चाहिए, राइट। क्योंकि हम जो पढ़ रहे थे, हमने यूनिट 1 to 8 मतलब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है ये। खत्म तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी अभी आधा ही पढ़ा है हमने यूनिट 8 से। 9 10 भी मैं करवाऊंगी, राइट। क्योंकि अभी आपको अगेन सब कुछ फिर से नया शुरू करना है यूनिट 1 to 10, ताकि आपको अगर मतलब आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको पता लग गया होगा कितना डेप्थ थी क्वेश्चंस की, राइट। तो उन डेप्थ के लिए आपको अगेन एक बार थ्योरी को रिवीजन करना पड़ेगा, थ्योरी पार्ट को देखना पड़ेगा। तो थ्योरी का पार्ट मैं यहाँ पे करा रही हूँ। अगेन हम लोग 8 to 10 अभी कंप्लीट हो जाएगा, आई थिंक ये 1 महीना लेगा क्योंकि मैं इसको अच्छे से कराऊंगी। तो इसके बाद अगेन हम यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे और यूनिट 1 से स्टार्ट करने के बाद हम साथ साथ में एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी करेंगे, ताकि हम जो हमारी तैयारी है ना वो और मजबूती के साथ चले। जो हम अभी अपकमिंग एग्जाम आएगा इसके बाद, अभी तो भी बाकी लोगों का एग्जाम चल ही रहा है जो ये फेज चल रहा है, बट जो नेक्स्ट अटेम्प्ट हमारा होगा उसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे। तो ये नहीं देखना है हमें कि हम अब, क्योंकि 6 महीने बाद एग्जाम होगा, 6 या 7 महीने बाद एग्जाम होगा, तो उसके मतलब 2 3 महीना निकाल दें ऐसे ही रिलैक्स के करने में, रिलैक्स मोड में रहें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर आप रिलैक्स मोड में रहेंगे तो कभी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। क्रैक करना है तो आपकी जो मेहनत है उसको कंटिन्यूस रखना है, उसको सस्टेन करके चलना है, राइट। आगे बढ़ते हुए हम यूनिट 8 का आगे क्या टॉपिक आज पढ़ना है वो देखेंगे। ये सारे स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये सब हमने कर लिया हुआ है लास्ट सेशंस में। आज का हमारा जो सेशन है, पेमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस, हमने लास्ट हमारा लास्ट टॉपिक था लास्ट सेशन का, जो हमने मेरा जो लास्ट सेशन मैंने लिया था इससे पहले। आज का जो हमारा सेशन होगा, स्टार्ट होगा विद दिस टॉपिक, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। इसके अंदर देखेंगे क्या है इसका थ्योरी, क्या थ्योरी पार्ट में दिया गया है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट, ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट का, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 का ऑब्जेक्टिव क्या है आपको ये देखना है। सबसे पहले देखेंगे द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एक्ट एज फॉलोज। क्या है वो ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स आपको देखने हैं। पहला है प्रमोशंस ऑफ मेजर्स फॉर securing and preserving amity and good relations between the employers and workmen। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर यही चीज देखी गई। सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि उनके जो टर्म्स है, जो उनका बिहेवियर है, जो रिलेशनशिप है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज, क्या है वो गुड होने चाहिए। तभी अगर दोनों के बीच का जो रिलेशन है उनके बीच, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज के, अगर रिलेशन बेस्ट है, गुड है, तभी आप देखेंगे कि डिस्प्यूट्स वहां पे नहीं है। जहां पर रिलेशनशिप खराब हुआ वहां पर डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा,
राइट। तो क्योंकि जो मेन मोटो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 को लाने का, वो ये है कि इंडस्ट्री में डिस्प्यूट ना हो किसी भी तरह का, चाहे वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में हो, एम्प्लॉयज का एम्प्लॉयज के साथ हो, राइट, या फिर एम्प्लॉयर का ट्रेड यूनियंस के साथ हो, उनकी अदर पार्टी के साथ हो। तो इस तरह के डिस्प्यूट्स को खत्म करने के लिए ये एक्ट लाया गया। दूसरा है इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था वो ये कि इन्वेस्टिगेशन करना कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, किसकी, कौन ज्यादा लैक कर रहा है, कौन किसकी गलती है, कहाँ से प्रॉब्लम राइज हो रही, तो उसका इन्वेस्टिगेशन करना, एनालिसिस करना, यू कैन से, एंड सेटलमेंट करना उसके बाद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का। थर्ड है प्रिवेंशन ऑफ इलीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। इंडस्ट्री में आपने देखा होगा कि अननेसेसरी लॉकआउट्स हो जाते हैं या फिर इंडस्ट्रियल स्ट्राइक हो जाती है। उससे क्या होता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज का दोनों का नुकसान होता है, दोनों ही क्षतिग्रस्त होते हैं। सो उनको इस तरह की चीजों को जो कि अननेसेसरी है होना, इनको प्रिवेंट करने के लिए, इनको कम करने के लिए क्या लेके आया गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 लेकर के आया गया। चौथा है relief to workmen in the matter of layoff and retrenchment। so क्या है कि रिलीफ करना, रिलीफ टू वर्कमैन इन द मैटर ऑफ ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट। जब कभी भी क्या होता है कि रिसोर्सेज की कमी हो गई, मटेरियल की कमी हो गई, अब फिर किसी अदर चीज की कमी हो गई इंडस्ट्री के अंदर, तो वहां पे ले ऑफ करने लगती है इंडस्ट्री। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एम्प्लॉयर आपको ले ऑफ कर देता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की कमी हो गई है, उनके पास उतना बजट नहीं है, उनके पास उतनी इनकम नहीं हो पा रही है कि वो एम्प्लॉयज को पे आउट कर सकें। तो उस केस में क्या करते हैं, ले ऑफ करते हैं एम्प्लॉयज का। ले ऑफ क्या होता है, ले ऑफ होता है टेम्पोररी इन नेचर होता है, और जो रिट्रेंचमेंट होता है वो परमानेंट इन नेचर होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, ये वन लाइनर क्वेश्चन है ये, मतलब क्योंकि अभी तो वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि सिर्फ एक नंबर का ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन आपके 2 नंबर के होते हैं। और उसमें अभी क्या करते हैं, ये वन लाइनर क्वेश्चन का 4 ऐसे ऑप्शंस डाल करके मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन बना के दे देते हैं कि ले ऑफ क्या है, परमानेंट इन नेचर है, या फिर रिट्रेंचमेंट क्या है, परमानेंट है या टेम्पोररी नेचर है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ले ऑफ होता है वो परमानेंट नहीं होता, वो टेम्पोररी इन नेचर होता है। ले ऑफ इसलिए किया जाता है कि फॉर अ टाइम बीइंग एम्प्लॉयर क्या करता है, ले ऑफ कर देता है एम्प्लॉयज को, कि अगर अभी हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, मटेरियल्स की कमी है, या फिर किसी अदर रीजन से वो ले ऑफ करते हैं एम्प्लॉयज को। लेकिन जब कंडीशन कंपनी की वापस सही हो जाती है तो उन्हीं सेम एम्प्लॉयज को वापस बुलाया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड ले ऑफ। कभी कभी नहीं भी बुलाते हैं, क्योंकि मान लीजिए उसकी ऑर्गेनाइजेशन ने जो डिसीजन लिया है एम्प्लॉयज को ले ऑफ करने का, तो उसके पीछे ये मोटो था कि ठीक है अभी हमारी कंडीशंस ठीक नहीं है, तो हम अभी ले ऑफ कर देते हैं, जब वापस चीजें सही हो जाएंगी तो हम अपने एम्प्लॉयज को बुला लेंगे। लेकिन क्या होता है, कभी कभी चीजें नहीं सही हो पाती हैं, और वो नहीं का मतलब नहीं ही रहती हैं, तो वो मतलब वैसे परमानेंट हो जाती है। लेकिन जो इनका नेचर होता है कि उस एम्प्लॉय को निकाला गया तो वापस इसको बुलाया जाएगा, वो होता है टेम्पोररी नेचर। तो ले ऑफ टेम्पोररी होता है नेचर में। रिट्रेंचमेंट होता है कि हम लाइक जहां पे लगता है कि कंपनी को की जो कॉस्ट है बढ़ रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ की मतलब बहुत ज्यादा हायरिंग कर दी है, या फिर अननेसेसरी एक ही चीज के लिए 2 लोग 3 लोग अवेलेबल हैं। तो उस केस में जब लगता है इंडस्ट्री को कि क्योंकि एक तरह की कॉस्ट कटिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और जब ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि हम कॉस्ट कटिंग करेंगे, हम इतना नहीं खर्चे करेंगे, तो वो क्या करता है, एम्प्लॉयज को रिट्रेंच करता है। ये परमानेंट इन नेचर होता है, राइट। सो आपको पता होना चाहिए दोनों के बीच का डिफरेंस कि ले ऑफ क्या होता है, रिट्रेंचमेंट क्या होता है, कौन सा परमानेंट है, कौन सा टेम्पोररी नेचर है। तो इन चीजों से रिलीफ के लिए लाया गया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। वो इसलिए कि ऐसा नहीं है कि वो अपनी मनमर्जी चलाएगा, जो एम्प्लॉयर है कि कभी भी किसी को ले ऑफ कर दे, कभी भी किसी को रिट्रेंच कर दे। तो इसके अंदर वो एक्ट लाया गया कि आप किस किस केस में कर सकते हैं और कब कर सकते हैं, वो भी प्रोविजंस हैं इसके अंदर। पांचवा है प्रमोशन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, राइट। कलेक्टिवली आप बार्गेन करेंगे, कलेक्टिवली लाइक जो दोनों पार्टीज मिल करके एमिकेबली बार्गेन करेंगे, एक बीच का एमिकेबल रास्ता निकालेंगे, तो उनको प्रमोट करने के लिए लाया गया क्या, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। सिक्स्थ है एमिलियोरेट द कंडीशंस ऑफ वर्कमेन। जो वर्कमैन काम करते हैं, जो वर्कर्स काम करते हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, उनकी कंडीशंस को ठीक करना, अच्छा करना, उनको सुधारना, एक कहते हैं कि सहज बनाना, उस पर भी ध्यान दिया गया। डेफिनेशन के अंदर देखेंगे क्या डेफिनेशन है। सो डेफिनेशन में सबसे पहले देखेंगे ए है
एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसके अंदर आता है? दैट कम्स अंडर सेक्शन 2A। सो आपको ये बात याद होनी चाहिए दैट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है? एप्रोप्रिएट कैन बी एनी दैट एनी इन द सेंस आइदर कैन बी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब कि वो डिपेंड करता है कि क्या रूल है, कैसा रूल है। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी आता है और स्टेट गवर्नमेंट भी आता है, राइट। सो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आता है किस सेक्शन के अंदर? दैट कम्स अंडर सेक्शन 2A। इसके अंदर देखेंगे, इट मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिलेशन टू एनी डिस्प्यूट कंसर्निंग, कंसर्न क्या है पहला देखेंगे, एनी इंडस्ट्री कैरीड ऑन बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरा एनी इंडस्ट्री कैरीड ऑन बाय अ रेलवे कंपनी, और थर्ड है एनी सच कंट्रोल्ड इंडस्ट्री एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और चौथा है इन रिलेशन टू एनी अदर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट द स्टेट गवर्नमेंट इज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट होता है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होता है इन अदर केसेस। तो पहला हम देखेंगे क्या है, एनी इंडस्ट्री कैरीड ऑन बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो जैसे रेलवे के केस में कौन से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल जो रेलवे है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर क्या आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्या आता है? एज पर दैट उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं। दैट इज व्हाई इट इज सेक्शन 2A के अंदर बात की गई है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कोई भी हो सकता है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है या फिर वो स्टेट गवर्नमेंट होता है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने समझा दिया कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट जो रेलवे है, रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो रेलवे के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन हो जाएगी? हो जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। एनी इंडस्ट्रीज, पहला पढ़ रही हूँ, एनी इंडस्ट्री कैरीड ऑन बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरा है एनी इंडस्ट्री कैरीड ऑन बाय रेलवे कंपनी, तीसरा है एनी सच कंट्रोल्ड इंडस्ट्री एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, चौथा है इन रिलेशन टू एनी अदर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, मतलब किसी अदर डिस्प्यूट के लिए द स्टेट गवर्नमेंट इज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, राइट। सो आपका आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है बी है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर क्या होता है आपको ये समझना है, और ये किसके अंदर आता है? सेक्शन 2AA के अंदर आता है, जहां पे whereas appropriate government comes under section 2A, arbitrator comes under section 2AA। it includes, मैं इसकी लाइन पढ़ रही हूँ, it includes an umpire in common parlance, it means any person who is to appointed to determine differences and dispute between two parties। आर्बिट्रेटर वो होता है कि जो आर्बिट्रेट करता है, मीडिएट करता है दो पार्टीज के बीच में, वो उनके डिफरेंसेस को डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है कि क्या डिफरेंसेस है, क्या डिस्प्यूट है, क्या प्रॉब्लम है। तो जो दो पार्टीज के बीच में मीडिएट करता है, दैट पर्सन इज नोन एज आर्बिट्रेटर। सी एवरेज पे किसके अंदर आता है? दैट कम्स अंडर सेक्शन 2AA। और एवरेज पे क्या होता है? दिस क्लॉज लेज डाउन द मैनर ऑफ द कैलकुलेटिंग द एवरेज पेस फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन एट द टाइम ऑफ रिट्रेंचमेंट ऑफ ए वर्कमैन। The determination of average pay is to be made in different way in the case of one, पहला है monthly paid workman, दूसरा है weekly paid workman, तीसरा है daily paid workman। The average pay is calculated in the following manner for the different categories of workers। जो एवरेज पे होता है किसी भी एम्प्लॉय का, किसी भी वर्कर का, वो डिपेंड करता है वो किस कैटेगरी का है, उसके बेसिस पर उसका एवरेज पे निर्धारित किया जाता है। और ये एवरेज पे किन किन फॉर्म में होता है? हो सकता है वो मंथली बेसिस पे हो सकता है, जनरली जो एम्प्लॉयज हैं उनको मंथली बेसिस पे किया जाता है, पे आउट किया जाता है। जो वर्कर्स होते हैं, जो डेली वेज वर्कर्स होते हैं, उनको दिहाड़ी जो बोलते हैं, जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, जो कि डेली वेजेस पे उनको मिलता है, उनकी सैलरी मिलती है, उनको वेज दिया जाता है। तो वो एक दिन काम करेंगे, एक दिन की सैलरी उनको पे की जाती है, राइट। और कुछ एक इंडस्ट्री में होता है, कुछ प्रोफेशन में होता है कि उनकी जो सैलरी होती है वीकली बेसिस पे प्रोवाइड की जाती है। तो जो वेजेस होते हैं, वेजेस का जो पे आउट होता है मंथली बेसिस पे होता है, वीकली बेसिस पे होता है, एंड
डेली बेसिस पे होता है। और इनका उनका निर्धारित जो इनका निर्धारण होता है, जो उनके कैटेगरीज का को निर्धारित करते हैं, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की जॉब है, किस टाइप का ये कैटेगरी है जॉब की, उसके बेसिस पे करते हैं। पहला है जो डिफरेंसेस हैं कैटेगरीज का वर्कर्स के, क्या है। पहला देखेंगे, इन द केस ऑफ मंथली पेड वर्कमैन द एवरेज ऑफ द वेजेस पेड फॉर 3 complete calendar months, राइट। तो जो मंथली बेसिस पे काम करते हैं वर्कमैन, उनका जो एवरेज ऑफ द वेजेस होता है, वो क्या पे, जो एवरेज पे उनको पे किया जाता है, वो कंप्लीट 3 months के बेसिस पे किया जाता है। जो कैलेंडर का मतलब 12 महीने में 3 महीने का जो वेज होगा उसके बेसिस पे किया जाता है, जो मंथली वेजेस पे किए जाते हैं, राइट। मतलब लास्ट 3 months के हिसाब से मतलब आप समझ, आप सब मोटा मोटी ये समझिए कि जो एवरेज पे होता है, जिनकी जो वर्कमैन है जिनकी सैलरी मंथली बेसिस पे की जाती है, तो मंथली बेसिस पे उनका जो एवरेज पे होता है, किसके बेसिस पे निर्धारित किया जाता है कि इनका एवरेज पे इतना है। लास्ट 3 months की उनकी सैलरी क्या है उसके बेसिस पे। सपोज कोई एम्प्लॉय है, फॉर एन एग्जाम्पल, कोई एम्प्लॉय है, एक कंपनी को स्विच करके दूसरी कंपनी को ज्वाइन करता है, तो वो बोलता है, लाइक उससे पूछते हैं कि आप क्या ऑफर एक्सपेक्ट करेंगे, तो वो यही बोलेगा कि मेरी जो लास्ट सैलरी है, लास्ट ड्रॉन सैलरी है, उसके बेसिस पे मैं 20% हाइक चाहता हूँ या 30% हाइक चाहता हूँ। तो जो लास्ट सैलरी से क्या मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि जो उसकी लास्ट मंथ की सैलरी आई है उसके बेसिस पे उसको नेक्स्ट 20% का हाइक मिलेगा। तो जो करंट एम्प्लॉयर होता है, जो कि उसको हायर करने जा रहा है, वो देखता है कि इस पर्सन की लास्ट 3 मंथ की सैलरी कितनी थी, तो उसकी लास्ट 3 मंथ का जो एवरेज पे होगा उसके बेसिस पे उसको वो 20% हाइक देता है। सपोज अगर उसकी सिर्फ लास्ट जो करंट मंथ की सैलरी है वो मतलब सपोज 25,000 रुपए है, राइट। तो बाकी के जो उसके प्रीवियस 2 मंथ्स हैं उसकी सैलरी उसकी 20-20 हजार आ रही है, और वो बोलता है कि मुझे 25% हाइक दीजिए। तो वो बोलेगा कि भाई क्यों, अभी तो आपकी अभी सैलरी, आपकी लास्ट जो करंट से आपकी जो लास्ट 2 मंथ्स की सैलरी थी वो 20,000 आप ले रहे थे, अभी आप ये करंट मंथ की सैलरी आपकी 25,000 आई थी और उसके बेसिस पे आप 25% हाइक मांग रहे हैं। ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, राइट। सो ऐसे तो कोई भी करेगा कि फिर आपने जॉब चेंज किया, तुरंत ज्वाइन किया, आपको आपको सैलरी 25% हाइक पे दे दी गई, सपोज आपकी सैलरी 50,000 आपको मिल रही है, राइट। आपका जो भी वेज हो उस पर 25% हाइक करने के बाद आपको 50,000 आपकी सैलरी हो गई। आपने 1 महीने की जॉब की कहीं पर और आप फिर बोल रहे हैं कि नहीं मुझे अगेन 25% की हाइक चाहिए, फिर आप अगेन ऐसे जॉब स्विच कर रहे हैं, तो एक एक महीने की सैलरी के बेसिस पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको हाइक नहीं देने जा रहा है। वो आपकी लास्ट 3 मंथ की आपकी स्ट्रेंथ देखता है सैलरी की, कि क्या आपने लास्ट 3 मंथ में इतनी सैलरी ली है कि नहीं है, राइट। सो उसके बेसिस पे उसका निर्धारण होता है। सेकंड देखेंगे, इन द केस ऑफ वीकली पेड वर्कमैन, सो आपने देखा कि जिनका मंथली बेसिस पे वेज पे हो रहा है, उनका जो लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी देखी जाती है, राइट। वहीं पर जो वीकली पेड वर्कमैन है, द एवरेज ऑफ द वेजेस पेड फॉर 4 complete weeks, मतलब जो लास्ट 4 वीक्स गए हैं कंप्लीट मतलब 1 महीने की सैलरी यू कैन से, जिनका वीकली बेसिस पे पे आउट होता है, उनकी 4 हफ्ते की सैलरी, लास्ट 4 हफ्ते की सैलरी के बेसिस पे उनका पे आउट होगा, राइट। और तीसरा है, इन केस ऑफ डेली पेड वर्कमैन द एवरेज ऑफ द वेजेस पेड फॉर 12 full working days। तो जो डेली बेसिस का जो वर्कमैन होते हैं, जो मतलब जो उनकी सैलरी डेली दी जाती है, जो वर्कर्स होते हैं, जो लेबर क्लास होते हैं, उनको दिहाड़ी वाली सैलरी होती है जिनकी, जो कि डेली कमाते हैं, डेली उनको डेली वर्क करते, डेली उनको अर्निंग हो जाती है। तो उनका जो एवरेज वेज होता है किसके बेसिस पे काउंट किया जाता है, लास्ट 12 वर्किंग डेज का, मतलब लास्ट के जो 12 दिन के काम है उसके बेसिस पे उनका वेज पे आउट किया जाता है, राइट। सो नेक्स्ट देखेंगे डी, वेजेस। वेजेस सेक्शन 2 RR के अंदर आता है। It means all remuneration capable of being expressed in terms of money, which would, if the terms of employment were fulfilled, the payable to a workman in respect of his employment or work done in such employment. The following essential requirements have to be fulfilled before a payment can be called wages. पहला है, it should be a way of remuneration. So पहले हम फिर से पढ़ेंगे इसको ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। वेजेस सेक्शन 2 R के RR के अंदर आता है। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स ऑल रेम्यूनरेशन कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। वेजेस का मतलब होता है मनी, पैसा,
which would if the terms of employment were fulfilled, जो एम्प्लॉयमेंट का जो कार्यकाल का जो टर्म है अगर वो फुलफिल होता है, बी पेबल टू अ वर्कमैन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और ऑफ वर्क डन इन सच एम्प्लॉयमेंट। मतलब वेजेस क्या होता है, जब कोई भी पर्सन कोई काम करता है तो उसके अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसको पे आउट करता है, दैट इज कॉल्ड वेजेस। कि आपने कोई काम किया, किसी भी इंडस्ट्री में है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में है, आपने कोई काम किया तो उसके अगेंस्ट जो आपको पे आउट किया जाता है दैट इज कॉल्ड वेज। सिंपल लैंग्वेज में आप समझेंगे कि वेज क्या होता है। वेज वो होता है कि जो आप काम करते हैं उसके अगेंस्ट आपको पे आउट किया जाता है, दैट इज वेज। the following essential requirements have to be fulfilled before a payment can be called wages। तो जो आपकी पेमेंट होती है आपके काम के अगेंस्ट, आपके वर्क के अगेंस्ट, उसको वेजेस किस रूप में क्यों कहेंगे उसको वेजेस, तो आपको ये जानना जरूरी है। पहला देखेंगे, इट शुड बी अ वे ऑफ रेम्यूनरेशन। ये जो वेजेस है उसको क्या बोला जाता है, वो रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब कि आपको जो सैलरी प्रोवाइड की जाती है दैट इज कॉल्ड रेम्यूनरेशन। कि आपने जो काम किया उसके बदले में आपको जो वेज प्रोवाइड किया जा रहा है, जो आपको मनी दी जा रही है, दैट इज कॉल्ड रेम्यूनरेशन। आप रेम्यूनरेट कर रहे हैं उस पर्सन को। दूसरा है, इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तीसरा है, इट शुड बी पेबल टू अ वर्कमैन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। उसकी एम्प्लॉयमेंट के रिस्पेक्ट में आपको पे करना होता है। The third है, it should be payable to a workman in respect of his employment or work done in such employment। चौथा है, it should be payable if the terms of employment are fulfilled। मतलब जो employment का term है अगर वो fulfill होता है तो उसके बेसिस पे उसको wage provide किया जाता है, right? सो वेजेस सेक्शन 2RR के अंदर आता है, ये आपको बात याद रखनी है। वैसे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि क्या है वेज। The act has included the following payment in terms of wages। so आपको देखना है कि जो एक्ट है क्या क्या इंक्लूड किया गया है इसके अंदर। पहला है, सच अलाउंसेस इंक्लूडिंग डियरनेस अलाउंस। जो वेजेस होता है किन किन फॉर्म में होता है, तो पहले तो होता है डीए होता है, जब आपकी सैलरी दी जाती है तो उसका एक ब्रेकेज होता है कि क्या क्या किस किस फॉर्म में आपको सैलरी दी जाती है। बेसिक पे होता है, उसमें डीए होता है, डियरनेस अलाउंस होता है, एचआरए होता है। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि सच अलाउंसेस in bracket including dearness allowances as the workman is for the time being entitled to। दूसरा, the value of any house accommodation or supply of light, water, medical attendance or other amenity or of any service or of any occasional concessional supply of food, grains or other articles। तीसरा है, any traveling concession एंड चौथा है, एनी कमीशन पेबल ऑन प्रमोशन ऑफ सेल्स और बिजनेस और बोथ। तो आपको आई थिंक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि वेजेस क्या होता है और किन किन फॉर्म में होते हैं। बट द फॉलोइंग पेमेंट्स हैव बीन एक्सप्रेसली, जो बोल्ड लाइन करके लिखी गई है ये देखेंगे, जहाँ पे मेरा कर्सर है मैं वहां पे पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं हाईलाइट नहीं कर पाती हूँ यहाँ पर, सो आपको थोड़ा सा वर्ड्स को ढूंढना पड़ता होगा कभी कभी, तो मैं इसको बता देती हूँ कि अभी मैं कौन सा पार्ट पढ़ रही हूँ। यहाँ पर जो हाईलाइट किया हुआ है मैंने middle of the page, but the following payments have been expressly excluded from the definition of wages। पहला है any bonus, वो बोनस हो सकता है। सो वेजेस के अंदर क्या एक्सक्लूड किया, क्या मतलब आप किसको वेज नहीं बोल सकते हैं, तो बोनस को आप वेज नहीं बोल सकते हैं। बोनस तो एक होता है कि आपको एज अ कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाता है, राइट, बोनस। दूसरा है, एनी कॉन्ट्रीब्यूशन पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉयर टू एनी पेंशन फंड और प्रोविडेंट फंड। तीसरा है, ग्रेच्युटी पेबल ऑन द टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। सो ग्रेच्युटी इन ऑन द टर्मिनेशन ऑफ सर्विस के केस में उसको आप वेज नहीं बोलेंगे, प्रोविडेंट के केस में आप उसको वेज नहीं बोलेंगे, और बोनस को भी आप वेज के अंदर काउंट नहीं करेंगे। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ई के अंदर देखेंगे अवार्ड, सेक्शन 2B के अंदर आता है, इसको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए प्लीज आप सारे ही सेशंस को अगर आपने देखा है मेरे, तो आप उनको एक बार रिवाइज करिएगा, और जो भी मैं अपकमिंग सेशंस लेकर के आऊंगी उनके लिए आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको बेल आइकन पे प्रेस करना है, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप इजीली अवेल करते रहें मेरी क्लासेस को, अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती हैं तो।
Okay, so thank you so much for watching me. Thank you very much.